नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों पर मोर और लेस एक रेंज साइड पे कामकाज होता हुआ, बिल्कुल दिन के निचले स्तरों को तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ दायरे के अंदर जरूर कामकाज हो रहा है। इंडिसेस में करीब 38-39 अंकों के आसपास की बढ़त है। 21,650 के ऊपर निफ्टी सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। आप 2400 शेयर बीएससी के तेजी में देखेंगे, करीब 1900 शेयरों में बिकवाली है। और एनएससी के भी जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें आपको एडवांसेस बेटर दिखाई पड़ेंगे। करीब 1800-1900 शेयर ऐसे हैं जो कि 2000 इनफैक्ट 2100 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और करीब 850 शेयरों में बिकवाली है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस की संख्या थोड़ी कम हो रही है और डिक्लाइंस की बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो गैप है वो एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज मेजरली मार्केट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी बैंक का है। 150 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है और बाकी ऑटो में थोड़ी बहुत बाइंग है, सेलेक्टिव आईटीएम बाइंग है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज्यादा कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 70452200, ये 720000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, लेकिन आज हम क्योंकि दर्शक ज़्यादा सवालों के शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अपना सवाल भेज सकते हैं। स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद है निर्मल बैंक सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। स्वाति जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि बाजार है तो तेज़ी में लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है। कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? यस, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बाजार का व्यू तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ ही है, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे 21,700 21,800 के लेवल्स। तो जब तक 21,800 लेवल्स पार नहीं कर देते ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक हमें एक अच्छी खासी स्टीप या स्मूथ रैली अपसाइड देखने नहीं मिलेगी। ऐसा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन चलते रहेगा। Based on downside, I expect कि जब 21,500 के लेवल्स ब्रेकडाउन दे देंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें एक थोड़ा और करेक्शन या से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकता है 21,200 टू 21,000 लेवल्स के आसपास। तो मेरा व्यू इस एट द शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली कॉशियस है। मुझे लगता है बाय ऑन डीप से मार्केट रहेगा। जब भी 21,400 21,200 के रेंज में आ गए तो बाइंग की अपनी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओवरऑल अपसाइड में 21,800 के ऊपर ही मैं अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ऑन इंट्राडे बेसिस ये पुल बैक रैली कल दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली हम लोग ने देखी है। आज भी 47,400 के लेवल्स इंटैक्ट है। तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक ये हमें एक उम्मीद रख सकते हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। ऑन हायर साइड ये रेजिस्टेंस 48,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहां तक तो अभी दोनों मार्केट काफी टाइट रेंज में चल रहे हैं। जब तक ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड डिसाइड नहीं होता है तब तक एक व्यू कॉशियस ही रहेगा मार्केट में। बट डेफिनेटली जिस आपने कहा है कि स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम, हमेशा हम सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहे हैं, तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करिएगा, बट प्ले विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज्यादा रहेंगी। अच्छा, आज बाकी दर्शकों सवालों के जवाब लूँ मैं स्वाति, उससे पहले आज का एक्सीडेंट पॉलीकैब, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या वो यहाँ पे एंट्री करें, कुछ लोगों के पास ऊपर के लेवल पर हैं वो एंट्री करें ना करें, कुछ लोग फ्रेश एंट्री करने का वेट कर रहे हैं वो एंट्री करें ना करें। क्या आपकी राय है? अगर एंट्री करना है तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? टेक्निकली प्योर, स्टोरीज को आप छोड़ दो, अदरवाइज टेक्निकली। टेक्निकली मैं कहूंगी कि डेफिनेटली हम लोग ने डीप ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखा 3800 से ये इंट्राडे बाउंस बैक रैली हमें नजर आई है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म या पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगी और डेप्थ हमें देखने मिल सकता है 3600 टू 3500 के लेवल्स पे। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। ये इंट्राडे पुल बैक रैली आने से हमारा व्यू चेंज नहीं होता है, व्यू कॉशियस ही रहेगा। 35-3600 के लेवल्स के आसपास अपने बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, तब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है अगर ये पुल बैक रैली आती है तो भी ये 4200 4400 के लेवल्स तक है। जब भी काउंटर ये 20% ऐसे डाउनसाइड हुआ है तो पुल बैक रैली है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट ये काफी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। तो फ्रेश पोजीशंस में कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, एक बार स्टॉक को सेटल डाउन होने दीजिएगा सपोर्ट लेवल पे, फिर बाय कॉल हम इनिशिएट कर सकेंगे। लेकिन इंट्राडे में 3850 से 4050, 200-220 अंकों के आसपास का पुल बैक पॉलीकैब ऑलरेडी दिखा चुका है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी 18% नीचे स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास पूछने के लिए मौजूद है भुवनेश्वर से अमरेश नायक साहब हैं। नायक साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो सर,
एक्चुअली मैंने एसबीआई के 100 शेयर खरीदे थे 634 में। हाँ हाँ। और क्या टाइम फ्रेम है इसमें आपका? हाँ, एल&टी फाइनेंस के सर खरीदे तो मैंने 100 शेयर 170 रुपीज 75 पैसे में। तो मुझे भी क्या करना चाहिए सर? ओके, मैं आपकी नायक साहब बहुत आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन एसबीआई में समझ पाया हूँ कि आपके पास एसबीआई है। सो 638 रुपये 634 रुपये के दाम पर इनके पास एसबीआई के शेयर हैं, करीब 624 का मौजूदा स्तर है। स्वाति, क्या करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा काउंटर है जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नो वंडर उनका थोड़ा सा हाई लेवल पे बाइंग हुआ है, बट अगर नजरिया आपका लंबा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये काउंटर पे कोई डरने की बात नहीं है। डेफिनेटली ये काफी अच्छे रिटर्न्स आपको इन फ्यूचर्स में दे पाएंगे। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपने लिया है तो मैं कहूंगी कि नीचे में ये मुझे लगता है कि 600-610 लेवल्स तक ये गिर सकता है एंड वहां से वापस हमें एक बाउंस बैक रैली मिल सकती है। तो करंट लेवल पे आप होल्ड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से 610 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि 640 का विल बी द इमीडिएट पुल बैक रैली, उसके बाद हमें वापस 660 680 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो 680 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए बने रहिए और ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। ऐसा नहीं कि आप इसको एग्जिट कर जाएं, आप इसमें बने रहिए और समय देंगे तो अच्छा पैसा भी यहाँ बन सकता है। एल&टी फाइनेंस दूसरा नाम था शायद इनका, उस पर क्या राय रखते हो आप? फाइनेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जिस हिसाब से अभी 170 के आसपास रेट में चल रहा है, मुझे लगता है इस मोमेंटम काफी पॉजिटिव हमें देखने मिल सकती है। आई बिलीव कि इसमें 180 190 के लेवल्स अपसाइड हम मुझे दिखते हैं चार्ट्स पे। तो ये भी काउंटर ऐसा है कि जो होल्ड करने के क्षमता रखता है एंड इसमें मुझे लगता है कि 160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180 to 190 लेवल्स। ओके, तो आपको एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को लेकर भी राय मिल चुकी है। अब रांची चलते हैं सीधे, वहां पर हमारे साथ विजय जी मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास एसजीवीएन का शेयर है 95 के रेट पे जी। 3 महीने या 6 महीने का होल्डिंग इसका मैं रख सकता हूँ, इस पर थोड़ा राय दीजिए। ओके, तो स्वाति, एसजीवीएन आज ये टूटा हुआ है काफ़ी, न्यूज़ फ्लोज भी हैं बीच में, रेट्स को लेकर कुछ खबरें चल रही 190 करोड़ रुपए के लॉस की, लेकिन 3000 शेयर इनके पास हैं और करीब 95 रुपये के दाम पे। इनफैक्ट आज नहीं, रादर कल टूटा था, सॉरी। सो अभी क्या करना चाहिए ना? ने हम लोग ये साल में काफी अच्छी स्टीप रैली देखी है। ऑलमोस्ट जब से इसने 40 लेवल्स का ब्रेकआउट दिया था 100 के लेवल्स उसने टच किए हैं। ऐसी रैली होने के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन डिनाई नहीं कर सकते। इट्स अ कॉमन टेंडेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये पर्टिकुलर काउंटर सब मूविंग इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जैसे कि 50 100 एंड 200 डीएम है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 85 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है प्रोवाइडेड बाय 50 डीएम में, तो वो एक स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये वापस 97 96 का ब्रेकआउट दे देगा तो आई बिलीव 110 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिएगा 90 के स्टॉप लॉस से। 90 का स्टॉप और आप बने रहिएगा, इस आपको रणनीति बताई गई है स्वाति की तरफ से। एक बार जरा टीसीएस का शेयर लेकर आइए। आज अर्निंग्स से पहले स्टॉक में एक स्पाइक आया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है। आमतौर पर टीसीएस पे ऐसा स्पाइक नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज एक स्पाइक है और स्पाइक के साथ डे हाई पर ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। इसके नंबर्स भी आ जाने वाले हैं। स्वाति, कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? 3760 पर टीसीएस कामकाज कर रहा है, नंबर्स अवेटेड हैं शाम को, लेकिन टेक्निकली क्या लेवल्स आप नोट कर रहे हो उसमें? टेक्निकली जिस हिसाब से लास्ट 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ 3700 3660 के ये सपोर्ट लेवल काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, वेयर ऑन हाई साइड एज ऑफ नाउ 3750 का एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है, जो कि एक 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता है जैसे ये ब्रेकआउट दे देगा एंड सस्टेन रह रहा है उसके ऊपर, तो ये सेकंड रिजल्ट भी अच्छा रहा तो 3900 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं या है भी आपके पास तो 3680 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3900 लेवल्स। ओके, तो 3900 के जोन्स के लिए आप को पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ अर्निंग्स भी हैं तो उसका केवीएट भी आप साथ में याद रखिएगा। चरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं मानेसर हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर, 2 सवाल, एक EIL पे और एक रैमको सिस्टम पे। किस भाव पे खरीदारी आपकी सिंह साहब? रैमको है सर 222 पे, 100 शेयर है। 222 पे? जी सर, और EIL है 70 रुपए, 1000 शेयर है। चलिए, और समय आप कितना दे सकते हैं दोनों को? समय की प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉफिट होना चाहिए।
प्रॉफिट तो आपको बढ़िया वैसे ही इंजीनियर्स इंडिया में हो रहा है। सो इस लेवल पे इतने प्रॉफिट के बाद अब आप क्या सोच रहे हैं EIL में? सर वही पूछने के लिए मैंने कुछ राय चाहता हूँ कि क्या करूँ, अभी कुछ आधा सेल करूँ ना करूँ, क्या करना है। वैसे सिंह साहब ज़्यादा अच्छी रणनीति यही रहती है कि आप कैपिटल अपना निकाल लो और फ्री के शेयरों के साथ बने रहो, वो सबसे सेफ रणनीति होती है। बाकी स्वाति की राय भी ले लेता हूँ। स्वाति, रैमको पे थोड़ा वो देखना, क्योंकि रैमको ये ऊपर जाता है 330-20 के आसपास, फिर नीचे आ जाता है। ओके, तो क्या करना चाहिए स्वाति? इनके पास एक तो रैमको है जो कि 220-222 के जोन्स में खरीदारी है, 232 पे चल रहा है, क्या करें इसमें? और दूसरा EIL 70 रुपये के दाम पे बढ़िया खरीदारी की है, सही दाम पर 1000 शेयर है और करीब 210 चल रहा है, क्या करना चाहिए दोनों में? इस EIL की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर पे काफी स्ट्रांग है, जिस हिसाब से इसने मोमेंटम कैरी किया है काफी स्ट्रांग है। बट आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जिस मार्केट जब कंफ्यूजन में रहता है या काफी जिगजैग मोमेंटम्स रैली आती है एंड काफी सारे इवेंट्स भी है इन वेरी कमिंग मंथ्स में, तो जैसे अनप्रेडिक्टेड मार्केट होता है तब डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट्स बुक इन करना चाहिए। तो EIL में मैं कहूंगी कि करंट लेवल्स पे आप अपने आधे प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, सेकंड हाफ यू कैन होल्ड ऑन विद 195 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आई बिलीव इसमें है पोटेंशियल अभी भी 220-230 के लेवल्स के टारगेट्स के लिए, तो 195 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपने हाफ पोजीशंस कैरी ऑन कर सकते हैं। रैमको इंडिया की बात करो तो डेफिनेटली ये काउंटर अभी भी अच्छा है, 232 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस हिसाब से ये मोमेंटम रैली में चल रहा है अपवर्ड राइजिंग चैनल में, अगर टेक्निकली बात करो एंड सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि अगर वीकली चार्ट में काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे वर्ज पे है, आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 300 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। 215 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो 215 के स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 300 लेवल्स। ओके, तो 300 के छोटे टारगेट्स के लिए 215 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर लॉन्ग साइड में पोजीशंस को देख सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं अब अगले दर्शक से भी। हमारे साथ अमर वोरा साहब मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। वोरा साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सुमित जी, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे और आपको देखता रहता हूँ, आपकी फिटनेस की भी चर्चा करता रहता हूँ और मैं काफी टाइम से देखता हूँ आप अभी भी ऐसे कैसे, और दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू वोरा साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सराहने के लिए, साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए। यस सर जी, मेरा भी दो सवाल है एक्चुअली, एक देवियानी इंटरनेशनल पे और दूसरा वरुण बेवरेजेस पे है। तो मेरे पास ये दोनों शेयर है, तो ये 191 पे मैंने देवियानी इंटरनेशनल खरीदा है और 1240 पे वरुण बेवरेजेस लिया हुआ है। ये दोनों क्यों लिया आपने, भाई बहन इसलिए? एक्चुअली मेरे दो पोर्टफोलियो, तो दोनों में एक शेयर है, तो उसके लिए लिया हुआ है। तो ये एक्चुअल में दोनों भाई बहन हैं वरुण बेवरेजेस और देवयानी इंटरनेशनल, वो दोनों रवि जयपुरिया के बेटे और उनकी सुपुत्री हैं। तो आप इनमें समय कितना दे सकते हो वोरा साहब? मैं 2 साल तक मैंने पर्सपेक्टिव रखा है, पर मैंने इस हिसाब से लिया था कि एटलीस्ट 191 पे मेरी परचेस है, तो मैं एटलीस्ट 300 का टारगेट सोच रहा था। तो ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, और ऊपर से ये वरुण बेवरेजेस में भी ऐसा ही सोच के लिया है। एक अभी 1240 है, तो मैं अराउंड 1400 का एक्सपेक्टेशन करके लिया हुआ है। और हाँ, एक वरुण बेवरेजेस सर बहुत ज्यादा चला हुआ शेयर भी है, सो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे साथ में। बाकी मैं राय ले लेता हूँ स्वाति की। स्वाति, वरुण बेवरेजेस 1200 रुपये, 1300 के आसपास है और ये 1400-1450 एक्सपेक्टेशन यहाँ रख रहे हैं। और देवयानी इंटरनेशनल करीब 190 रुपये के आसपास की खरीदारी है, 260 शेयर इनके पास है। दोनों में आप क्या राय रखते हो? यस, दोनों में राय मेरी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से आपने कहा कि वरुण बेवरेजेस काफी अच्छा चला है ऑलरेडी काउंटर्स, क्योंकि ये साल काफी स्ट्रॉन्ग उसने रैली मोमेंटम देखी हम लोग ने 2023 एंड इट कंटिन्यूड हो रहा है 24 में भी। बट अभी भी अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो पॉजिटिव, कोई ट्रेंड रिवर्सल मुझे डाउनसाइड नजर नहीं आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, सिंस उन्होंने कहा कि 2 साल का वो लोग नजरिया रखते, तो मैं थोड़ा लंबा नजरिया उनको देना चाहूंगी। बट इमीडिएट सपोर्ट लेवल सभी 1200 के, तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई मेजर करेक्शन हमें नजर नहीं आएगा, तो वो एक स्टॉप लॉस आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर लंबा नजरिया रखते हो अब 2 साल का, तो डेफिनेटली 1400-1500 के लेवल्स में देखती हूँ, तो होल्ड करना चाहिए वरुण बेवरेजेस। देवयानी की बात करें, ये देवयानी फिलहाल तो अभी काफी दिनों से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, काफी साइडवेज मोमेंटम है, स्टक
हुआ है लास्ट अगर 2 महीने 3 महीने की बात करो तो 200 के रेंज में और 170 के रेंज में ये स्टक हुआ है। 200 का लेवल्स हमें क्लोजिंग बेसिस उसका ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा तो एक काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है 250 के आसपास तक। तो करंट लेवल पे आप देवयानी भी होल्ड कीजिएगा, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 170 का। अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो आई बिलीव इसमें करेक्शन हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर प्रीवियस लेवल टेस्ट कर सकता है 140 का। तो देवयानी के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 170 का। एंड जैसे ही 200 के लेवल्स ये ब्रेकआउट दे देंगे तो 240 250 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो आपको राय दोनों स्टॉक को लेकर मिल चुकी है और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देवयानी में प्रॉफिट के नंबर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा कंपैरेटिवली वरुण के। नीलेश मोदी हमारे साथ मौजूद हैं सूरत से बातचीत करने के लिए। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मोदी साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने आइनॉक्स इंडिया लिए है 940 के रेट पर 30 शेयर्स, लॉन्ग टर्म होराइजन है। ओके, स्वाति बहुत लंबी हिस्ट्री तो शायद नहीं मिले आपको, लेकिन आइनॉक्स इंडिया खरीदारी की हुई है 940 रुपये पे, 868 870 पे भी ये कामकाज कर रहा है। चला लिस्टिंग के आसपास तो बढ़िया चला, उसके बाद से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, क्या करें? यस, आइनॉक्स इंडिया टेक्निकली इतना कोई डेटा नहीं है हमारे पास, न्यू स्टॉक ही है। बट जिस हिसाब से जितने भी स्टॉक फॉर्मेशंस अभी मुझे नजर आ रहा है तो काफी एक सेल ऑफ रैली मुझे नजर आ रही है। कंटिन्यूस प्रीवियस लोस वो ब्रेक करते जा रहे हैं, बट जिस हिसाब से कल उसने 850 से जो पुल बैक रैली दिखी है अभी भी वो लेवल सस्टेंड है। तो मैं कहूंगी कि अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या छोटे ड्यूरेशन के लिए आप देख रहे हो तो मैं कहूंगी कि 850 का एक आप स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मोमेंटम कब नजर आएगा? जब ये 880 890 के लेवल्स ब्रेकआउट दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंट्राडे ब्रेकआउट मायने नहीं रखता है। तो क्लोजिंग बेसिस जब भी ये ब्रेकआउट दे देगा तो एक अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें वापस देखने मिल सकती है 920 940 तक। तो होल्ड कीजिएगा, बट स्टिक 850 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 850 का एक स्टॉप लेके आप होल्ड करिए, ये आपको एक राय दी गई है आइनॉक्स इंडिया के संदर्भ में। एक और दर्शक जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं राहुल प्रजापति साहब उन्नाव से। प्रजापति साहब नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। क्या सर मेरे पास सर 2 सवाल हैं। पहला है L&T हाउसिंग फाइनेंस के 400 शेयर हैं 99 के भाव पे, और दूसरा मेरा है संवर्धन मदरसन 890 शेयर हैं 78 रुपए के भाव पे। ओके, तो स्वाति L&T फाइनेंस होल्डिंग पे अभी आप थोड़ी देर पहले टिप्पणी कर भी रहे थे, वही सेम बात यहाँ पर भी आप मेंशन करेंगे राहुल जी के सवाल में भी? और दूसरा संवर्धना मदरसन, क्या करें इनमें? ये संवर्धन मदरसन की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से उसने वीकली एंड मंथली चार्ट का फॉर्मेशन किया है काफी स्ट्रांग है। ब्रेकआउट हमें नजर आया 98 लेवल्स का। जिस हिसाब से उसने प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ मोमेंटम नजर आ रहा है काफी एक स्ट्रांग बात है। टेक्निकली मैं बात कहूंगी कि यस डेफिनेटली इसके रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 161.8 गोल्डन रेशियो टच करने जा रहा है, जो कि 120 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। उसके ऊपर ये 130 140 के लेवल्स अपसाइड में हमें देखने मिलेंगे। तो मदरसन्स करंट लेवल्स पे डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है जब तक ये 98 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 120 देन 140 के लेवल्स। L&T की अगर बात करूं तो यस अभी भी व्यू पॉजिटिव L&T फाइनेंस होल्डिंग में मेरा। जिस हिसाब से ये हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा 180 to 200 के लेवल्स पे। हो सके तो नीचे में आप स्टॉप लॉस रख सकती है 158 का, जो कि प्रोवाइडेड बाय 20 DMA के आसपास है। तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस L&T फाइनेंस होल्डिंग में भी रख सकते हैं। अब कुछ सोशल मीडिया के सवाल भी लेता हूँ, जहाँ पर उससे पहले लेकिन RBI गवर्नर के कुछ बयान आने शुरू हो गए हैं, फिर RBI गवर्नर बोल रहे हैं, पहले वहाँ चलते हैं सीधे। History, let's say of the last 7 or 8 decades, or at least in the last 100 years, I think one after the other, so many crises and so many headwinds of such proportion and such intensity, and with such huge impact, not only on the financial sector but the real sector. I think this is a unique period in the sense, we had the COVID-19 pandemic, then the onset of the war in Ukraine, which is still continuing, has not ended. There are wars happening elsewhere, geopolitical conflicts, synchronized monetary policy tightening. So therefore, I think it is to the credit of, the Indian financial services sector to have not only withstood this, but
to have emerged out of these crises in a far better shape than the banks or the NBFCs or the financial sector entities were when we entered this period of massive difficulty. Now, the financial indicators of non-banking financial companies are also in line with that of the banking system as per the latest available data. On the whole, India's banking sector has emerged, as I just said, on the whole, India's banking sector has emerged stronger from the unprecedented challenges of the recent years. Questions are often raised as to how this turnaround in the banking sector took place. My short answer to this question is that it is the result of all the good work of various stakeholders in the system. In my address today, I have therefore chosen to speak on the Reserve Bank's efforts to steady the economic ship amidst turbulent waters in the last few years. I have structured my talk in the following manner. First, I shall speak on our response to various crises, starting with the non-banking finance companies, that is the NBFC sector stress that haunted us even before the onset of the pandemic. Next, I shall dwell upon the body of work we have undertaken in recent years to revamp our regulation and supervision. Now, as to how we navigated through the crisis, I don't want to spend much time. It is there in my written text of my speech. A copy of the speech will be uploaded in the RBI website soon after this session is over. So those of you who are interested can have a look at it, because this is already well documented, and I have spoken about it at length in various other fora about how we dealt with the multiple crises which we encountered, starting with the failure of the ILFS and thereafter the COVID and war and तो आरबीआई गवर्नर को आप सुन रहे थे किस तरह से टर्बुलेंट टाइम्स से बैंकिंग सिस्टम को पिकअप किया है वापस, स्पेशली पहले एनबीएफसी स्पेस को और फिर धीरे धीरे बैंकिंग स्पेस को। 2013-14 का जो जोन था जहाँ पे एनपीएस बहुत हायर साइड पे थे और वहाँ से जो एनपीएस की पिक्चर को है ईज आउट करते हुए दिखाया, उसके ऊपर फर्दर गवर्नर साहब बातचीत कर रहे थे। कुछ सवाल ले लेता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, जो कि हमारे पास बहुत सारे आ भी रहे हैं। तो आकाशवाणी साहब का सवाल है पहला, नोसिल को लेकर 2600 शेयर है 244 रुपये के एवरेज दाम पर। स्वाति, नोसिल क्या किया जाए? इस नोसिल एक अच्छा काउंटर है जिस हिसाब से हम मोमेंटम रैली नजर आ रहा है, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें 272 274 का है। जैसे वो ब्रेकआउट दे देगा तो मुझे लगता है ये 285 300 के लेवल्स वापस टेस्ट कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनका बाइंग कॉल है तो 260 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। सवालों को एक साथ क्लब कर लेता हूँ। एक अमित जी का सवाल है एमटार टेक को लेकर, 100 शेयर हैं 1800 के दाम पर। एक संदीप जी का सवाल है आईआरबी इंफ्रा को लेकर, 1000 शेयर हैं 23 रुपए के दाम पे। क्या करें दोनों में? आईआरबी इंफ्रा की अगर बात करें तो इसमें मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि काफी अच्छी रैली हमें देखने मिली है 45 के लेवल्स तक, एंड यहाँ पे ये काफी टाइम से होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे ऑल टाइम हाई इसका 47 के रेंज में ही है, एंड आज ही उसने जो ऑलमोस्ट उसने किया है टच। एज ऑफ नाउ मैं कहूंगी कि 44 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, एंड वो स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। वी माइट फेस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग एट द करंट लेवल्स। अगर नहीं 48 का ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे लगता है वापस इसमें पोटेंशियल है कि 42-40 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो आप अपना पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट एक 44 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। एंड अपसाइड में आई बिलीव जैसे ही 47-48 का ब्रेकआउट दे देगा तो 52 के अपसाइड हमें रैली देखने मिल सकती है, तो करंट लेवल पे होल्ड कीजिएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 44 लेवल्स। ओके, तो 44 के जोन्स के लिए आप एक स्टॉप लॉस लेके बने रह सकते हैं। एमटार पे भी आपने राय दे दी? ये एमटार टेक की अगर बात करो तो इसमें एक काफी अच्छा करेक्शन हम लोग ने नजर आ रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से देखोगे तो जिस हिसाब से इसने कंटिन्यूस इंट्राडे लोज बनाते जा रहे हैं, तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है। करंटली 2150 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 20 डीएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो जो टेक्निकल सेटअप है लिटिल बिट कॉशियस है। अवॉइड लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करने चाहिए, बट प्रीवियस स्विंग लो का एक सपोर्ट है 2130 का, वो जब तक होल्ड करता है तब तक हमें उम्मीद रख सकते हैं कि पुल बैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल व्यू मेरा कॉशियस है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट करना चाहिए कोई भी अगर उछाल आती है तो दैट विल बी द माय कॉल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1